नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। हम आपके लिए यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2016 में कक्षा 1 से 5 में इंग्लिश का जो प्रश्न पूछा गया था उस प्रश्न का उत्तर लेकर के आपके साथ हम उपस्थित हैं, ठीक है। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है, कि किस तरह का प्रश्न आपके आते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपको यहाँ पर 1 से 15 तक देखिए हिंदी का प्रश्न था, 1 से 15 तक हिंदी का प्रश्न होगा, और 15 से लेकर 30 तक ये जो है आपका इंग्लिश का प्रश्न होगा, ठीक है। तो 15 प्रश्न हिंदी के रहते हैं, 15 प्रश्न अंग्रेजी के रहते हैं। तो आज अंग्रेजी सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। 16 नंबर है डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन मेमोरी लेवल इज कॉल्ड असिमिलेशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन या एसोसिएशन। क्या कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसको एक उदाहरण से समझिएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसको आप पहली बार जैसे सिखाते हैं कि हवा में जितने भी चीज़ें उड़ती हैं वो सभी को हम लोग पक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। बच्चा मान लेता है, बच्चा मान लेता है, ठीक है। लेकिन कभी जब बच्चा आपके साथ वही घूमने गया हो और ऊपर से जब एक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आ रहा हो, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन आ रहा हो, तो बच्चा क्या कहेगा? तो वो अपनी माँ से कहता है कि ये पक्षी है। क्या है? पक्षी है। तब अब यहाँ पर क्या करती है? उसकी माँ बताती है, बताना पड़ेगा आपको बच्चों को। क्या बताना पड़ेगा? कि ये ऊपर जो लिविंग थिंग्स थे, नॉन लिविंग थिंग्स भी ऊपर रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर जो है क्या कहते हैं? तो ये एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है, बताएंगे। तो ये बच्चा क्या करेगा? ये बच्चा आत्मसातीकरण करेगा कि वो लिविंग थिंग भी होता है उसको पक्षी कहेंगे, और नॉन लिविंग थिंग रहेगा तो इसको एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर कहेंगे। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? आत्मसातकरण करता है, वो बातों को समझने का प्रयास करता है, तो उसको हम लोग आत्मसातीकरण कहते हैं, या उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है। तो एसिमिलेशन किस में है? ए में है। तो राइट आंसर इसका एसिमिलेशन होगा। उसको जैसा बताइएगा वो आत्मसातीकरण करके उन चीज़ों को अलग अलग भेद करने लगता है, तो ये एसिमिलेशन में चला जाएगा, ठीक है।
अगला है इन अ गुड कम्युनिकेटर। इन अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा वक्ता में क्या होना चाहिए? इन अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा वक्ता है उसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते चलेंगे। हेल्दी बॉडी शुड बी मस्ट, हेल्दी बॉडी शुड बी मस्ट, शुड स्पीक फ्लुएंटली, प्लीजेंट पर्सनालिटी शुड बी मस्ट, क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट। क्या होना चाहिए एक सुयोग्य वक्ता के आगे? एक अच्छा वक्ता है तो उसमें क्या चीज़ होना चाहिए? चलिए ऑप्शन को यहाँ पर देखते हैं। हेल्दी बॉडी शुड बी मस्ट, स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है, एक अच्छा वक्ता के लिए स्वस्थ शरीर होना कोई मायने नहीं रखता है। शुड स्पीक फ्लुएंटली, देखिए एक अच्छा वक्ता सिर्फ स्पीक माने एक धारा प्रवाह बोलता ही नहीं है, वो सुनता भी है, इसलिए यह भी गलत है, केवल बोलने से नहीं होता है। प्लीजेंट पर्सनालिटी शुड बी मस्ट, एक अच्छा शरीर होना, एक अच्छा पर्सनालिटी होना, व्यक्तिगत होना बहुत ही ज़रूरी है, ये भी सही आंसर नहीं है। क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, देखिए एक अच्छा वक्ता होने के लिए साफ आवाज़ होना चाहिए और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना बहुत ज़रूरी होता है, यानी क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में क्या सही है, विकास के बारे में क्या सही है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, डेवलपमेंट की शुरुआत और समाप्ति जन्म के साथ ही हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट निरंतर ऑलवेज कंटिन्यू चलने वाली चीज़ है। ठीक है, सोशियो कल्चरल कंटेंट्स प्लेज इन एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, देखते हैं ये कुछ सही लग रहा है, इसको लेके चलते हैं। डेवलपमेंट इज यूनिट डायमेंशनल, डेवलपमेंट इज यूनिट डायमेंशनल, विकास का कोई धारा नहीं होता है, विकास का कोई धारा नहीं होता है, कोई प्रवाह नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट इज डायमेंशनल, एक रेखा में होता है। ठीक है, और यूनिडायमेंशनल नहीं होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, डेवलपमेंट इज डिस्ट्रिक्ट, विकास अलग अलग होता है, बिल्कुल नहीं है, ये भी गलत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, सोशियो कल्चर कंटेंट्स प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, यानी सामाजिक व्यक्ति, समाज के व्यक्ति, सामाजिक विज्ञान जो होता है वो डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वहीं से विकास होता है। राइट आंसर बी होगा। अगला है लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, सो टीचर शुड, सीखने वाले जो होते हैं वो विभिन्न तरीक़ों से सीखते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? एक टीचर को क्या करना चाहिए? अगर किसी को आप सिखा रहे हैं, लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी व्यक्तियों में एक व्यक्तिगत डिफरेंस होता है, सीखने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। सो ए टीचर शुड, तो बच्चा को टीचर को क्या करना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, पहला है आपको इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, enforce a strict discipline, provide a variety of learning experiences, increase number of tests। ठीक है, insist of uniform pace of learning, एक एकाग्रता क्रम से सिखाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं टीचर करना चाहिए। enforce strict discipline, enforce strict discipline, उसे डरा धमका के इस डिसिप्लिन में लाना चाहिए, नहीं। प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, देखिए ये बिल्कुल सही है, टीचर जैसे अलग अलग तरीके से सभी लर्नर सीखते हैं, तो टीचर को भी प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग, अलग अलग प्रकार के लर्निंग्स एक्सपीरियंस से उसको सिखाना चाहिए। जैसे जो बच्चा इस तरीक़ा से नहीं सीख पाया तो इसको अलग प्रकार के तरीका अपना करके सिखाना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे का यहाँ पर डेवलपिंग जो है अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, डिस्प्ले सीखने में लर्नर्स अलग अलग तरीक़ों से सीख सकते हैं। तो एक टीचर को भी चाहिए कि वो प्रत्येक बच्चा को, जो बच्चा जिस तरह से सीख रहा हो उस तरह से प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, उसको अलग अलग का वेराइटी का लर्निंग एक्सपीरियंस शामिल करना चाहिए, एग्जाम्पल में लाना चाहिए। ठीक है, अगला है इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट,
जांच की संख्या, परीक्षा की संख्या बढ़ा देना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लर्निंग में इससे कुछ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है। अगला, इफ एनी स्टूडेंट्स आस्क रॉन्ग क्वेश्चन इन द क्लास देन यू रिएक्शन विल बी। इफ एनी स्टूडेंट्स आस्क रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, इन द क्लास, यदि कोई बच्चा आपके वर्ग में गलत प्रश्न पूछ बैठता है, देन योर रिएक्शन विल बी, तो उस प्रश्न के प्रति आप शिक्षक हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन है थ्रेटन एंड आस्क टू सीट, डराना, धमकाना और उसे प्रश्न पूछकर बैठने के लिए कह देना, ठीक है। थ्रेटन एंड आस्क टू सीट, धमका के सीट पर बैठने के लिए कहना। अगला है पॉइंट आउट द मिस्टेक बाय गिविंग एग्जाम्पल, बच्चा से जो गलती हुआ है उसको एग्जाम्पल के जरिए समझाना। ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन आगे और भी देखते हैं। करेक्ट द क्वेश्चन विथ अदर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे कि जो बच्चा गलत प्रश्न पूछा है उसको अदर स्टूडेंट को उठा करके उसको सही करवाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। इससे बच्चा क्या हो सकता है कि कुठाराघात हो सकता है, उसके मन में हीन भावना अलग उस बच्चा से आ सकता है, ठीक है। तो आप ये तो करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा कि आप दूसरे बच्चे से बताएंगे। टेल द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग आंसर, आप अब बच्चा को यह कहेंगे कि इस रॉन्ग आंसर को यदि हम बताएंगे तो किसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये सब चीज़ नहीं चलेगा। इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा, यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करना होगा मिस्टेक का और बाई गिविंग एग्जाम्पल दे करके उस बच्चा को समझाना होगा। न तो डरा धमका के बैठाना होगा, न कि दूसरे बच्चों से समझवाना होगा, और न कि बोलना होगा कि इस क्वेश्चन को हम बताएंगे तो बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर पहला है 21 नंबर, स्कूल ऑफ थाउट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ना स्कूल के विचारों को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपुल हुज जॉब इज टू थिंक, ग्रुप्स ऑफ पीपुल हुज जॉब इज टू थिंक, वैसे लोगों को लेकर के आएंगे जो जॉब के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपुल हु आर स्कूल टू थिंक, वैसे लोगों को जो स्कूल के बारे में क्या सोच रहे हैं। ग्रुप्स ऑफ पीपुल हु स्टडी इन पार्टिकुलर स्कूल थाउटफुली, वो अलग अलग स्कूलों के विचारों के बारे में क्या सोचते हैं उसको लेकर के आएंगे। और अगला है ग्रुप्स ऑफ पीपुल हैविंग द सेम आइडिया बट विथ डिफरेंट परसेप्शन ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। राइट आंसर डी होगा, ग्रुप्स ऑफ पीपुल हैविंग द सेम आइडिया, सब ऐसे व्यक्तियों को बुलाएंगे जिसको स्कूल के बारे में सेम आइडिया है बट विथ डिफरेंट परसेप्शंस ऑन ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग उनका विचार आएगा, उसको हम यहाँ पर शामिल करेंगे। स्कूल थॉट का एक्सप्लेंड होगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। कंटेंट इन द पैसेज मीन्स, कंटेंट इन द पैसेज मीन्स, देखिए एक पैसेज में आपका वर्ड्स आया है कंटेंट, इसका पैसेज मीन्स क्या होगा। यहाँ पर देखिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना चाहिए था कंटेंट अपोजिट वर्ड ऑफ द पैसेज, कंटेंट द अपोजिट वर्ड, ठीक है। कंटेंट मीन्स क्या होता है, देखिए कंटेंट मीन्स होता है कभी कभी, ठीक है। कंटेंट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना, कंटेंट मीन्स होता है लड़ाई झगड़ा करना, विरोध करना, ठीक है। कंटेंट मीन्स लड़ाई झगड़ा करना या विरोध करना, तो इसका अपोजिट होना चाहिए था यहाँ पर, तब इसका आंसर सुटेबल होगा। लेकिन यहाँ पर कंटेंट इन द पैसेज मीन्स लिखा हुआ है, होना चाहिए था अपोजिट वर्ड ऑफ कंटेंट इन द पैसेज, ठीक है। देखिए कंटेंट मीन्स विरोध हो गया, लड़ाई झगड़ा करना, तो यहाँ पर होगा क्यूरल मीन्स भी लड़ाई झगड़ा करना, और रिलाइज मीन्स भी यहाँ पर आत्मसात करना, यानी हल्के में लेना, असहज करना, और विश मतलब किसी को यहाँ पर क्या करना, बधाई देना, ये अलग वर्ड्स है। तो यहाँ पर कंटेंट मीन्स लड़ाई झगड़ा या विरोध का जो अपोजिट वर्ड होता वो यहाँ पर होता सपोर्ट, क्या होता सपोर्ट, यानी इसका राइट आंसर ऐसे अभी सपोर्ट होगा, ये होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, पिक आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स टू फाइंड ए वे ऑफ डीलिंग विथ और मोर थिंग्स, ठीक है। देखिए इसे आप जब अंग्रेजी देखिएगा तो वैसे वर्ड्स दैट मीन्स टू फाइंड अ वे ऑफ डीलिंग विथ टू और मोर, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों को जो डीलिंग कर पाता है
उसको क्या कहा जाता है, तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा। उसको जो यहाँ पर कहा जाता है रिकॉन्साइल। ठीक है, क्या कहा जाता है, रिकॉन्साइल कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट जो है आपका रीड द पीस ऑफ पोइट्री केयरफुली, रीड द पीस ऑफ पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पोइट्री को पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। है हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, नीदर आई नोर यू, बट व्हेन द लिव्स हैंग ट्रम्बलिंग, द विंड इज पासिंग थ्रू, हु हैज सीन द विंड, नाइदर यू नोर आई। ठीक है, हु हैज सीन द विंड मैंने हवा के दृश्य को किसने देखा, नाइदर आई नोर यू, न तो हमने न तो तुमने, बट व्हेन द लीव्स हैंग ट्रेवलिंग, लेकिन जब पत्ते ट्रेवलिंग मैंने क्या करना, हिलना डोलना, क्या करना, हिलना डोलना, जब पत्ते हिलते डुलते हैं, द वाइंड इज पासिंग थ्रू, इसका मतलब वहाँ से हवा पास हो रही होती है। हु हैज सीन द वाइंड, हवा को किसने देखा, नीदर यू नोर आई, न तो हमने न तो तुमने। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, हेयर ट्रेम्बलिंग मीन्स, यहाँ पर ट्रेम्बलिंग का अर्थ क्या है, तो ट्रेम्बलिंग मीन्स क्या होता है, हिलना डुलना। जैसे हवा जब चलता है तो पेड़ के पत्ते क्या होते हैं, हिलते डुलते होते हैं। ठीक है, तो उसका मीन्स क्या होगा, तो यहाँ पर मूविंग मतलब कि दूर चले जाना, हट जाना, फॉलिंग मतलब गिरना, फ्लाइंग मतलब उड़ना, और सीकिंग मतलब हिलना डुलना होता है। ठीक है, तो हेयर ट्रिमलिंग, ट्रिमलिंग मतलब हिलना डुलना होता है, उसी के जैसा अर्थ कौन दे रहा था, शेकिंग दे रहा है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला है नाइदर यू नोर आई, हेयर यू रेफर्स टू, यह जो है पोइट किसको रेफर कर रहा है, पोइट्स के फ्रेंड्स को, ट्री को, द पेसर बाई को, द रीडर्स को। ठीक है, तो ये जो नाइदर यू नोर आई जो कहा जा रहा है, यह जो रेफर कर रहा है, यह पाठक को निर्भर किया जा रहा है, पाठकों को जो पढ़ रहे हैं उनको। ठीक है, तो द रीडर्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए यह वर्ड्स आया हुआ है, उसको यह रेफर किया जाता है। ठीक है, स्टेट द इंसिडेंट इन अ नटसेल, द अंडरलाइन फ्रेज मीन्स, क्या होगा, स्टेट द इंसिडेंट इन अ नटसेल, नटसेल जो आता है इसको संक्षिप्त, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अंडरलाइन फ्रेज है, इसको हम लोग ब्रीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीफ, संक्षिप्त होता है, तो इसी को ब्रीफ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द लेट इवनिंग, अंडरलाइन वर्ड्स एक्सप्रेस, जो ये सेंटेंस दिया गया है वो किसको यहाँ पर व्यक्त कर रहा है, ए को, बी को, सी को या डी को। ठीक है, देखिए आपको टेंस का तो हमने सारा पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर अपोजिट करके आपको हमने दे दिया है। ठीक है, ऐसे एग्जाम का जब डेट होगा फिर एक बार चलेगा, लेकिन जो प्रश्न है देखिए एक टेंस से आपका हर बार रह रहा है, तो आपको टेंस देख ही लेना है। एक प्रश्न यहाँ से रहेगा, सिर्फ उसका क्या करना है, तो स्ट्रक्चर को देख लेना है। ठीक है, तो ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको एक्सप्रेस कर रहा है देखना है। देखिए आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द लेट इवनिंग, इस काम को हम क्या करेंगे, शाम होते होते तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, काम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तो पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और हेड होता है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है ना, आई सब्जेक्ट है, उसके साथ सेल है, हैव है, ये नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, उसमें हैज हैव होता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ये मिला, सेल नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है, फ्यूचर है, इसलिए सेल या विल लगेगा, फिर हैव लगेगा। तो देखिए सेल या विल और फिर हैज या हैव आ गया ना, तो ये फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सेल या विल लगता है हम लोग जानते हैं, जैसे ही अगर यहाँ पर क्या लग रहा है, आई के साथ इज लग रहा है, एम लग रहा है, आर लग रहा है, हैज लग रहा है, हैव लग रहा है, तो ये सब हम लोग प्रेजेंट में समझते हैं। आई के साथ अगर वाज लग रहा है, वेयर लग रहा है, हैड लग रहा है, तो हम लोग इसको पास्ट में समझते हैं। और यदि आई के साथ क्या लग रहा है, सेल या विल लग रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर किस में समझते हैं, तो ये फ्यूचर में समझते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। सभी का स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, और सभी का स्ट्रक्चर आपको बता भी दिया गया है। ठीक है, दे भी दिया गया है आप सभी को। अगला है द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेल्डम इज, रेयरली, ओसेसियनली, समटाइम्स या ऑफन, क्या होगा। ठीक है, देखिए सेल्डम, सेल्डम मतलब क्या होता है,
कभी कभी, सेल्डम मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। इसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो देखिए रेयरली, ये भी मतलब होता है कभी कभी। ऑसेसियसली, इसका भी होता है समटाइम, कभी कभी। और ऑफेन, ऑफ्टेन, ऑफेन मतलब होता है बार बार, कभी कभी नहीं बार बार। तो देखिए कभी कभी का उल्टा होगा बार बार होना, कभी कभी होना उसका उल्टा बार बार होना, तो इसका राइट आंसर ऑफेन होगा, ठीक है। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ओकर इज, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड ओकर इज ओकरिंग, ऑकरेंस, ऑकरेंट या ऑक्यूरेल, ठीक है। क्या होगा, तो द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द ओकर इज ऑकरेंट हो जाता है, क्या होता है, ऑकरेंट होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड शीप इज, द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड शीप इज, शीप का फेमिनाइन क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो शीप मीन्स क्या होता है, भेड़ होता है। शीप मीन्स भेड़, जिसको हम लोग नर कहते हैं, ठीक है, नर भेड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेयर, मेयर मीन्स क्या, मेयर होगा, मेयर मीन्स घोड़ी होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक आ गया भिक्सेन, भिक्सेन मीन्स लोमड़ी होता है, ठीक है। और बीच मीन्स कुतिया होता है। अब एक बच्चा यू, यू मतलब भेड़ी, भेड़ का भेड़ी, और ये मादा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यू होगा। तो आप देखिए इंग्लिश बहुत ही आसान आते हैं, आप थोड़े से भी इंग्लिश अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप उसमें जो इंग्लिश में यहाँ 15 में से 12 से 13 आप किसी तरह से बना सकते हैं। लेकिन जो लोग ये सोच ले कि हमको इंग्लिश बनाना ही है, उनके लिए बहुत दिक्कत है। लेकिन आप ये कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको 60% और 55% लाना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही आपका यहाँ पर जेटेट का रिजल्ट में बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हम यहाँ पर 16 प्रश्न पत्र भी आपको दे रहे हैं। आप यहाँ से जो है लगभग 10 से 20 राज्यों का प्रश्न पत्र वो आप यहाँ से 100 रुपये में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।